तो इसके आगे प्रश्न उत्तर करते हैं हम। इसके आगे के प्रश्न हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। फिफ्थ से शुरू करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ जी, बताइए। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये क्वेश्चन आंसर आपको लर्न है, बोलिए पहले। दया लर्न है, सुधीर ये, प्रतीक सैनी, काजल ये लर्न है बेटे आपको ये प्रश्न उत्तर? बोलिए कि दोबारा से कर लें? बोलिए 9th क्लास। दया बोलो, क्या कह रहे हो? दोबारा से कर लें? ठीक है। लेखक को अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश मतलब आसपास का जो माहौल था वो भी बिल्कुल नया था। जो उनका घोड़ा था वो बहुत सुस्त होकर चल रहा था। इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अपना रास्ता भूल गया। डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से उसे भीख भी मांगनी पड़ी। ठीक है, भिखारी के वेश में उसको यात्रा करनी पड़ी। भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। समय से ना पहुंचने के कारण सुमति के गुस्से का सामना भी करना पड़ा और धूप में तेज पर चलना पड़ा। अपना सामान भी ढोना पड़ा। वापस आते समय लेखक को रहने की उचित जगह भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली थी उसको उचित जगह? हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है आपको? यस स्टूडेंट्स। यस मैम। बीच में मीटिंग क्या हो गया था, बंद हो गई थी? यस मैम। यस मैम। हाँ कुछ हुआ था आई थिंक। चलिए आगे करते हैं। मैं ना चाहती थी कि आपको चैप्टर समझा दूं पहले। चैप्टर अगर समझा दूं तो क्वेश्चन आंसर फिर आराम से याद हो जाते हैं। चैप्टर एक्चुअली तो हमने चैप्टर रीड करना था पहले। चैप्टर रीड करवा दूं पहले? बोलिए, बोलो 9th क्लास, बोलो बेटे। चैप्टर रीड करवा दूं? यस मैम करवा दो। एक ना एक चीज बतानी थी आपको, प्रियंका मैम ने भी बताई होगी कि एक प्रोजेक्ट बनाना है आप लोगों ने जो सीबीएसई की तरफ से आया है। पता लग गया उसको, उसके बारे में आपको? वो आपने जो है 4-5 पेजेस का बनाना है। ठीक है, वो लेकिन बनेगा कंबाइनिंग उसी के ऊपर। दादर नागर बताया ना मैम ने? हेलो बोलिए बच्चे। हाँ जी, अपनी वीडियो ऑन कीजिए जरा, मुझे आपसे आप लोगों से बात करनी है। वीडियो ऑन कीजिए पहले आप। हाँ जी बेटे, दया, हिमांशी, ये वीडियो अपनी ऑन कीजिए। काजल, दिवांशी, खुशप्रीत वीडियो ऑन कीजिए बेटे, सभी बच्चे। दया, दिवांशी, खुशप्रीत। हाँ जी बोलिए। दिवांशी, मैंने वो डिस्कस करना है प्रोजेक्ट। ऑन कीजिए वीडियो सभी बच्चे। दया, हिमांशी, ये खुशप्रीत वीडियो ऑन कीजिए।
दया, काजल, प्रोजेक्ट आपको पता लग गया क्या बनाना है जो सीबीएसई ने आपको बताया होगा। प्रियंका मैम ने भी समझाया आपको, उन्होंने क्या टॉपिक दिया आपको? बोलिए। मैम वहाँ के कल्चर के बारे में। तो इंग्लिश में आपने वहां के कल्चर के बारे में लिखना है, ठीक है। हिंदी में आपने वहां के लेखक और कवियों के बारे में लिखना है, उस स्टेट के जो है। आई थिंक ये दादर नागर एक स्टेट ही है, शायद यूटी है ना। तो वहां के जो कवि और लेखक हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है। हर उसके स्टेट के होते हैं ना कवि और लेखक, तो उनके बारे में आपने लिखने हैं पांच कवि या लेखक, कोई भी लिख सकते हो, चाहे दो लेखक दो कवि लिख लो, चाहे दो लेखक लिख लो, तीन कवि लिख लो। तो उनके बारे में, ये वीडियो ऑफ मत कीजिए। तो वहां के कवि और लेखकों के बारे में आपने उसी तरह से, जैसे हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया ना हिंदी का, आपको दिया मैंने, वो तो हमने पूरे देश के कवि लिखे हैं, है ना। तो हमने सिर्फ वहां के उधर के दादर नागर के जो कवि और लेखक हैं उनकी जानकारी लिखनी है और उनके चित्र लगाने हैं, ठीक है। वो आपको सर्च करके जो है पांच आपने लिखने हैं, पांच कवि या लेखक, क्योंकि ये हमने मिलकर के बनाना है प्रोजेक्ट। एक ही स्टेट को लेकर जाए, एक ही यूटी जो है उसको लेकर के वहां की पूरी जानकारी, जैसे इंग्लिश में आपको उन्होंने कल्चर दे दिया वहां का, ठीक है। और हिंदी में हमने कवि और लेखक ले लिए वहां के। ऐसे ही सोशल में वो अपना देंगे, साइंस में अपना देंगे। तो मैं नाइन्थ में ये है कि वहां के हर स्टेट के कवि अलग अलग होती है, देखा ना आपने, उनकी बुक्स या उनकी कविताएं, उनकी कहानियां लिखी होती है, जो लेटेस्ट बुक्स और आती हैं। आप पुराने भी ले सकते हो, वहां के पुराने जब आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे उनके कवि और जो लेखक है और उनकी कविताएं। साथ में आप उसको अच्छा बनाना चाहते हो तो उनकी एक आधी कविता जो है वो लिख सकते हो साथ में, ठीक है। अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है आपने तो। और वहां के कल्चर में भी वैसे कविताएं और वो आ जाती हैं, लेकिन हम अलग से अपना लिटरेचर जो है वो लेंगे। इसमें लिटरेचर वही होगा ना जो साहित्यकार होते हैं, वहां के लेखक होते हैं, वहां के कवि होते हैं, वो होता है उसका लिटरेचर। तो हम अपना टॉपिक लेंगे वहां के कवि और जो है लेखक। ये इजी है आपके लिए लिखना, और बनाना भी इजी है ये, ठीक है। ये दे दे, बताओ आप क्या कहते हो, 9th क्लास, बोलिए। करना तो है ही है ये, बोलो। या कुछ और करे, खुशप्रीत बताओ, काजल बोलिए। या कुछ और सोच के बताओ, दिवांशी, काजल, दया, कुछ और अगर आपके दिमाग में कुछ और है तो। वैसे मेरे हिसाब से तो मैंने ये चुना है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो आप बताओ इसके बारे में। या कुछ और टॉपिक आपके दिमाग में अगर आता है तो बताओ, दिवांशी। हम्म, बताइए देवांशी, कुछ और आता है तो। मैम यही ठीक रहेगा। हम्म, क्या? जो आपने दिए वही ठीक रहेगा। यही ठीक रहेगा, लिटरेचर को लेकर ही बनाए हम। यस मैम। काजल, आप क्या कहते हो, आपके दिमाग में कुछ और है जो इजी भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो? मैम यही ठीक है। कुछ और सोचो प्रतीक। मैम यही ठीक है। यही ठीक है, यही फिर कर दें।
मैम किसी और स्टेट या यूटी के बारे में नहीं कर सकते? ना, इसी स्टेट को लेकर करना है, इसी का मैम करना है। पोइट्री स्टेट में बहुत कम है, इसलिए प्लेसेस के बारे में लिख सकते हैं। प्लेसेस के बारे में वो हमारी हिंदी में अच्छा आप कहते हो कि वहां के प्लेस है जो दादर नागर में जो इम्पोर्टेंट प्लेस है? मैम जो फेमस प्लेसेस है घूमने के लिए, हाँ, टूरिस्ट के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी मतलब उनकी उसके यस मैम। ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी, ये कहते हो आप, है ना? ये ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी वहां की, है ना? दादर नागर के ऐतिहासिक स्थान है, जैसे हमारे चंडीगढ़ में है, लेक है, बंसा देवी मंदिर है, रोज गार्डन है, सेक्रेटरिएट है ना? कोर्ट है। तो ये जैसे यहाँ के ये इम्पोर्टेंट प्लेसेस हो गए, है ना? आप कहते हो कि वहां के इम्पोर्टेंट प्लेसेस, है ना? महत्वपूर्ण स्थान या ऐतिहासिक स्थान, है ना? वहां के महत्वपूर्ण स्थान, उनके चित्र भी लेने पड़ेंगे, फिर आपको उनकी जानकारी भी लिखनी पड़ेगी, है खुशप्रीत? सेम ही बात है। यस मैम। मैम हाँ, फिर ना 5 पूरे नहीं आएंगे। 5 क्या कह रहे हो खुशप्रीत? 5? पोइट ना पूरे ही आएंगे एक यूटी में, अच्छा, मतलब या कम तो हम में। साथ में लेखक को भी ले लें। हाँ, लेखक और कवि मैंने यस मिक्स मैम। मिक्स किया है दोनों, मतलब 2 लेखक हो गए, 3 कवि हो गए, 5 करने हैं हमने। ये भी है, वहां के महत्वपूर्ण स्थान भी ले सकते हो। मैम एक बार मैं आपको देख के बताऊं, पूरे पढ़ रहे हैं तो हम ये बना लेंगे, नहीं तो और कोई कर लेते हैं। अगर तुम्हें मिल जाते हैं, तुम ना ये सर्च करो, एक लेखक और कवि है, खुशप्रीत। खुशप्रीत, खुशप्रीत, फिर मीटिंग चल। खुशप्रीत, खुशप्रीत, बात सुनो बेटे। मैम। खुशप्रीत, बात यस सुनिए। मैम। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप ना ये सर्च करके बताओ मुझे, एक तो लेखक और कवि, ठीक है, और साथ में उसके इम्पोर्टेंट प्लेसेस आप मुझे सेंड करोगे उनके पिक्चर्स स्क्रीनशॉट लेके? मैम कर दूंगी। हाँ, एक तो लेखक और कवि उनके जो हैं उसके पिक्चर्स लेके, और साथ में उनके जो हैं इम्पोर्टेंट प्लेसेस उनकी पिक्चर्स और जानकारी आप सेंड करोगे मुझे स्क्रीनशॉट लेके? बोलो। यस मैम, मैं अभी देख रही हूँ। हाँ ठीक है, मुझे देख के ना उनकी पिक्चर सेंड कर देना, ठीक है? साथ में काजल आप करो, नहीं तो इम्पोर्टेंट प्लेसेस आप देखो, लेखक और कवि ओके मैम। है, लेखक और कवि देखो और इम्पोर्टेंट प्लेसेस, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम अब। इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था? तिब्बत के समाज में यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत के समाज के बारे में पता चलता है कि तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पात आदि कुप्रथाएं नहीं थी। उस समय में क्या था कि तिब्बत में छुआछूत नहीं था, जाति पात नहीं थी, ठीक है? आपस में कोई भेदभाव नहीं था उनका, आपस में वो लोग प्यार से रहते थे, मतलब किसी आने जाने वाले के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते थे। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के सम्मान पाता था। मतलब वहां के जो हेड हैं, प्रधान कौन होते हैं? भिक्षु। भिक्षु मतलब ये जो बुद्ध धर्म को मानने वाले वो लोग। भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान है, भिक्षुक हैं तो उनका बहुत सम्मान होता है,
वो राजा के समान वहां पर माने जाते हैं। उस समय के तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी, और उस समय तिब्बती जो है जमीन जागीरदारों में बटी हुई थी। तिब्बत की जमीन किस में थी? जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। मतलब इसका मतलब क्या है? जो तिब्बत की जमीनें हैं वहां पर ज्यादा हक किसका है? भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुकों का। ठीक है, वहीं पर उनके मठ बने हुए हैं। मठ मतलब जैसे हमारे यहाँ मंदिर होते हैं, तो उनके मंदिरों का क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। और उनके ज्यादातर जमीनें उनके पास ही होती हैं, वही वहां के हेड होते हैं, प्रधान होते हैं वहां के। ठीक है, और फिर है कि अब मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य का अर्थ बतलाता है? इसका मतलब अर्थ क्या है? इस चीज का अर्थ क्या है? मैं पुस्तकों में, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी, या पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। इसका मतलब है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, मतलब उसका मन लग गया था पुस्तक पढ़ने में। किताबें जो मिली थी उसको, मंदिर में जो खजाना मिला था उसको पढ़ने में वो मगन हो गया था। ठीक है, अब अगला है, सुमिति को यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। अब जो सुमिति था वो तो वहां का बौद्ध भिक्षुक था, तो उसको तो सारे वहां के लोग जानते थे। ठीक है, और इस कारण जो उसकी पहचान तो हर जगह थी। आपको क्या लगता है कि उसके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है? मतलब कि वो कैसा व्यक्ति था जो सुमति था? सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति था। पहली बात तो वो बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं ना, उनको वो बोलते हैं भिक्षु। तो बौद्ध भिक्षु था, और सुमिति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था। सुमिति की जान पहचान वाले लोग बहुत ज्यादा थे, और उसका मान सम्मान भी बहुत था। सुमिति उनके यहाँ धर्म गुरु के रूप में सम्मानित था, मतलब कि उसको अपना, सब लोग अपना धर्म गुरु मानते थे। धर्म बुद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग थे सारे, और उन्हें अपना गुरु समझते थे। सुमति सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता है। गंडा क्या होता है? गंडा का मतलब होता है एक ताबीज बना करके देना। ठीक है, या कोई धागा जो है, जैसे पानी दे देते हैं, धागा ताबीज बना करके दे देते हैं। तो बोध गया का गंडा, बोध गया का गंडा प्रदान करता है, और लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। वह लोगों की आस्था का फायदा उठाने में भी पीछे नहीं रहता, मतलब लोगों को मूर्ख भी बनाता है। वहां पर उनको ऐसे मंत्र ताबीज जैसे होता है ना, पढ़ करके देते हैं लोग, वैसे ही वो भी जो है ऐसे ही उनको बोध गया, मतलब बोध गया एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहां का जो है ताबीज बना करके या धागा बना करके वो देता था, और लोग उसका लोग उसे पाने के लिए बड़ी वो करते थे, उसका थैंक्स करते थे उससे लेकर के। और वे लोगों को बेवकूफ भी बनाता था, ऐसे ही जैसे ये लोग होते हैं ना, मूर्ख बनाते हैं, ऐसे लोग। तो सुमिति स्वभाव से सरल और मिलनसार था, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। सुमिति बौद्ध धर्म में आस्था रखता था, और तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान भी था। उसे तिब्बत के बारे में उसे पूरा ज्ञान भी था। हाँ जी बेटे, ये समझ आया आपको? प्रश्न बोलिए, बोलो बच्चे। यस हाँ जी, समझ आया दया? यस मैम। ओके, चलिए आगे पढ़े। मैं अब दोबारा करा रही हूँ आपको, ठीक है? फिर है, हालांकि उस समय मेरा वेश ऐसा नहीं था कि कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उनके कथन अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से ये उचित है कि अनुचित?
अब क्या कहते हैं जो लेखक है, वो कहता है कि मेरा भेष है, जो ऐसा नहीं था कि लोग मेरा मान सम्मान कुछ करे। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कि लोगों में वेशभूषा को देख करके उसके हर एक के बारे में जो है अपनी धारणा बना लेते हैं और उससे ये समझते हैं कि ये उचित है या अनुचित है, ये सही है या गलत है, उसके कपड़ों को देख करके। सामान्यतः लोगों में धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाला व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, बट ऐसे नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जो लोग हैं वो क्या नाम है पहली बार में अगर किसी ने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो इसका मतलब वो सही नहीं है। कपड़ों से किसी का कलन करना जो है वो गलत है। कपड़ों के बारे में किसी के बारे में कोई भी जानकारी लेना वो गलत है। ठीक है, तो किसी के बारे में भी ऐसी धारणा बनाना सही नहीं है। फिर है कि लोगों में एक ऐसी धारणा बन चुकी है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का कलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। हम अच्छा पहनावा देकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे लुकारते हैं कि ये गंदे कपड़े पहनने हैं, ये अच्छा नहीं होगा। लेखक भी भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उससे ये अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। भिखमंगा बन करके वो यात्रा कर रहा था, ठीक है, भिखारियों के बीच में। उसे नहीं पता था कि शेखर विहार में रहने वाला भिक्षु उसे सम्मान देगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान हैं, पूज्य होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण पड़ता है। संत महात्मा होते हैं और भिक्षु, उनके कपड़े कैसे होते हैं? बिल्कुल सादे, लेकिन उनका चरित्र बहुत अच्छा होता है, पूजनीय होते हैं वो। तो हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान कर सकते हैं। परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग भी होते हैं। कई बार अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग भी क्या होते हैं? बुरे विचार होते हैं। उनके कपड़े चाहे अच्छे हों, साफ सुथरे हों, अच्छी पर्सनैलिटी हो, लेकिन क्या होता है कि उनके विचार हैं जो बहुत बेकार होते हैं, अच्छे नहीं होते। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। आपने कबीर का दोहा पढ़ा ना, ऊंचे कुल क्या जन्मी जे करनी उच्च न होए, हैगा ना, ऊंचे कुल क्या जन्मिए जे करनी उच्च न होए। मतलब कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। कीचड़ में खिलने पर भी कमल जो है इतना सुंदर होता है, कीचड़ में खिलता है लेकिन उसमें सुंदरता बहुत होती है ना, बहुत सुंदर होता है। कीचड़ में खिलने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंदा हो गया है, लेकिन वो अपनी स्वच्छता, अपनी पहचान, अपनी सुंदरता और अपना जो प्रभाव है वो बना करके रखता है। तो इसका अर्थ क्या है कि साधारण कपड़े पहनने वाले जो लोग हैं, जरूरी नहीं कि वो जो है उनके विचार अच्छे नहीं है, और अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग जरूरी नहीं है कि उनके विचार जो हैं अच्छे ही होंगे। तो ये सब कुछ कपड़ों को देख करके हमें आंकना ठीक नहीं लगता। ओके जी, चलिए बेटे, आज इतने ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। आपको समझ आए बच्चे? बोलिए। यस मैम। ओके जी, ओके, चलिए बाकी कल करेंगे आगे के प्रश्न उत्तर। मैम हाँ जी, बोलो। मैम हाँ मैम बोलो। मैम आप ना अभ्यास पत्र जैसे असाइनमेंट सेंड कर दिया करो, जैसे नीलम मैम नहीं करते पीपीटी की पीडीएफ की फॉर्म में। हाँ देखती हूँ मैं, अगर मुझे किसी साइट से मिलेगी। आपको मिली है कोई 9th की साइट से?
मिली, आप देखना सेंड करते पहले, हैं सिस्टी की। तो आप अपनी हिंदी की देखना पहले, फिर मुझे बताना हिंदी की, अगर किसी साइट पे है तो मुझे साइट भेजना, ठीक है? बोलो बोलो बच्चे। यस मैम।